ऐसा मंजर सामने आया जिसने पूरे शहर को झकझोर दिया। वहाँ कोई दुकान नहीं थी, कोई बाजार नहीं था, बल्कि वहाँ एक परिवार था कि एक प्लास्टिक की चादर और फुटपाथ घर के नाम पर यही था। एक ही परिवार के 5 लोग टैंकर की चपेट में आ गए। 3 मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। सुबह उठकर फिर गुब्बारे बेचेंगे, खिलौने बेचेंगे, उनकी सुबह कभी आई नहीं दोस्तों। करीब 8:45 बजे की घटना है। ये ट्रोला जिसको अभी मौके से हटा दिया गया है, दिल्ली की तरफ से अजमेर की तरफ जा रहा था, दिल्ली की ओर से। और 8:45 बजे के आसपास एक दंपत्ति, हस्बैंड वाइफ थे, और उनके 3 बच्चे वो यहाँ पर नाले के पास जहाँ सड़क खत्म होती है वहाँ खड़े हुए थे। और ट्रोला ने जो है ऊपर से आके इनको सीधे रोन दिया, इन पर चढ़ गया, इनके टक्कर मार दी। मौके पर 3 बच्चे जो है उनकी डेथ हो गई थी, और उनको बाकी जो 2 बच्चे थे दंपत्ति, उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल में ले जाया गया था। वहाँ सूचना मिली है कि जो हस्बैंड था उसकी भी डेथ हो गई है, तो कुल मिलके 4 लोगों की डेथ हो गई। दोस्तों नमस्कार, रेडी टू स्टेक में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सूर्यकांत। जयपुर में आज एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। मरने वाला का तो पता चल जाता है दोस्तों इस तरह के हादसों में, मगर सड़क के किनारे जिंदगियों को बसाने वाला कौन है, इसकी पड़ताल होनी चाहिए। सुबह करीब 5 बजे का वक्त, शहर अभी पूरी तरह जागा ही नहीं था। सड़कें लगभग खाली थी, लेकिन जयपुर की 200 फीट बाईपास सड़क पर एक ऐसा मंजर सामने आया जिसने पूरे शहर को झकझोर दिया। तेज रफ्तार से आ रहा एक पानी का टैंकर सड़क छोड़कर फुटपाथ पर चढ़ गया। वहां कोई दुकान नहीं थी, कोई बाजार नहीं था, बल्कि वहां एक परिवार था। वही परिवार जिसका ईंट पत्थर का घर नहीं, बल्कि एक प्लास्टिक की चादर और फुटपाथ घर के नाम पर यही था। कुछ ही सेकंड में दोस्तों सब कुछ खत्म हो गया। एक ही परिवार के 5 लोग टैंकर की चपेट में आ गए। 3 मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। एक गंभीर रूप से घायल है। जिन बच्चों ने शायद रात को यह सोचकर आंखें बंद की होंगी कि सुबह उठकर फिर गुब्बारे बेचेंगे, खिलौने बेचेंगे या अपने माता पिता के साथ मजदूरी करेंगे, उनकी सुबह कभी आई नहीं दोस्तों इस हादसे ने कई सवाल खड़े किए हैं। यह हादसा वाकई दर्दनाक है। सवाल इतना नहीं है कि टैंकर फुटपाथ पर कैसे चढ़ा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कोई परिवार फुटपाथ पर सोने को मजबूर क्यों होता है। आखिर ये लोग कहां से आते हैं? क्यों हमारे शहर की चौड़ी सड़कों के किनारे पूरी की पूरी बस्तियां बस जाया करती हैं, और इनकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है? ये सवाल आज इसलिए जरूरी है कि ये सिर्फ एक सड़क दुर्घटना नहीं, बल्कि हमारे शहर की योजनाएं, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था और हमारी सामूहिक संवेदनाओं की असल परीक्षा है। दरअसल फुटपाथ पर रहने वाले अधिकांश लोग अपराधी नहीं होते, वे परिस्थितियों के मारे हुए होते हैं। राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, देश के कई हिस्सों से हर साल हजारों परिवार रोजगार की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर में पलायन करते हैं। गांवों में खेती से गुजारा नहीं होता, कहीं सूखा है तो कहीं बाढ़, कहीं कर्ज का बोझ है तो कहीं रोजगार का अभाव। मजबूरी उन्हें गांव छोड़ने पर मजबूर कर देती है। शहर आने के बाद वे निर्माण स्थलों पर मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, कूड़ा बीनते हैं, ठेला लगाते हैं और दिहाड़ी पर काम करते हैं। लेकिन शहर उन्हें काम तो देता है, लेकिन शहर इतना निष्ठुर हो जाता है कि रहने की जगह कोई नहीं देता। जयपुर जैसे शहरों में छोटे से कमरे का किराया भी कई गरीब परिवारों की पूरी महीने की कमाई का बड़ा हिस्सा निकल जाता है। सरकारी आवास योजनाओं तक पहुंच आसान नहीं होती। झुग्गियां पहले से खचाखच भरी हुई हैं। ऐसे में आखिर एक ही रास्ता बचता है, एक प्लास्टिक की चादर, कुछ पुराने कंबल और फुटपाथ पर बसेरा। यही फुटपाथ उनका घर बन जाता है। दिन भर मजदूरी और रात को सड़क के किनारे नींद, यही उनकी जिंदगी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। अगर आपने किसी ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी को रोका हो और महसूस किया हो कि लाल बत्ती जलते ही कुछ बच्चे आपकी कार के शीशे साफ करने लग जाते हैं, कोई गुब्बारा बेचता है तो कोई छोटे खिलौने लेकर दौड़ता है, कोई फूल बेचता है तो कोई पानी की बोतल, कुछ लोग भीख मांगते हुए भी दिखते हैं। हम में से कई लोग उन्हें देखकर कांच ऊपर कर लेते हैं, कुछ लोग पैसे दे देते हैं, कुछ लोग नजरें फेर लेते हैं। लेकिन शायद हम कभी ये नहीं सोचते कि बच्चे
वाकई स्कूल क्यों नहीं जाते, ये बच्चे सड़क पर क्यों हैं, इनका बचपन ट्रैफिक सिग्नल पर क्यों बीत रहा है, बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं। असल में यही बच्चे और परिवार अक्सर उसी फुटपाथ पर रहते हैं जहां वो रात को सोते हैं और सुबह सिग्नल पर ही अपना संघर्ष जिंदगी का शुरू कर देते हैं। लेकिन ये संघर्ष सिर्फ गरीबी का नहीं है दोस्तों, बल्कि जान का भी है। लाल बत्ती लगते ही बच्चे कारों के बीच में दौड़ते हैं, भारी ट्रक, बस और टैंकरों के बीच से निकलते हैं। एक छोटी सी गलती और जिंदगी हमेशा के लिए खत्म। जयपुर की त्रासदी उस खतरे की सबसे दर्दनाक तस्वीर बनकर सामने आई है। आंकड़ों को भी देख लें, गौर करें। अगर 2011 की जनगणना के मुताबिक तो पूरे भारत में 4 लाख से ज्यादा लोग भिक्षावृत्ति करने को मजबूर थे या आवारापन में जीवन बसर कर रहे थे। राजस्थान में यह आंकड़ा 25,000 के पार था और जयपुर शहर में 2020 में जो सर्वे करवाया उसमें लगभग 1,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो भिक्षावृत्ति करते हुए पाए गए। सरकार की स्माइल योजना के तहत मार्च 2026 तक पूरे भारत में 31,000 लोगों की पहचान हो गई, जिसमें 9,000 से ज्यादा लोगों को पुनर्वासित किया जा चुका है। ये आंकड़े बताते हैं कि समस्या कितनी बड़ी और व्यापक है। ये आंकड़े तो केवल सरकारी हैं, व्यवहारिक रूप से अगर देखेंगे तो स्थितियां कुछ और होंगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह सिर्फ इन गरीब परिवारों की जिम्मेदारी है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, इस व्यवस्था की जिम्मेदारी कई सरकारी विभागों के पास में है। मसलन स्ट्रीट वेंडिंग कानून 2014 के प्रावधानों में साफ कहा गया है कि शहरों में स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वे होगा, उन्हें पहचान पत्र मिलेगा और उनके लिए अलग से वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे। यह जिम्मेदारी नगर निगम और टाउन वेंडिंग कमेटी की है। कानून यह भी कहता है कि ट्रैफिक सिग्नल्स, मुख्य सड़कें और फुटपाथ जैसे संवेदनशील स्थानों पर किसी तरह की वेंडिंग नहीं होनी चाहिए। जयपुर विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी शहर को बेहतर बनाना है, अतिक्रमण को रोकना है। पुलिस की जिम्मेदारी है सड़कों की सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था और कानून का पालन करवाना। वहीं शहरी विकास विभाग और आवासन बोर्ड की जिम्मेदारी है गरीब परिवारों को किफायती आवास उपलब्ध कराना। श्रम और सामाजिक न्याय विभाग की जिम्मेदारी है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, असंगठित क्षेत्रों में मजदूर काम कर रहे हैं या भिक्षावृत्ति से जुड़े लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, उनको रोजगार से जोड़ा जाए, किसी रूप में कौशल विकास का काम किया जाए और उनकी जिंदगी में तब्दीली लाई जाए। लेकिन ये सभी विभाग अलग अलग तरह काम करते हैं और दिलचस्प बात है कि किसी में भी एक दूसरे से तालमेल नहीं बैठता। तब सबसे ज्यादा इस तालमेल में खामी का खामियाजा गरीब आदमी भुगतता है और कभी कभी उस खामियाजे की कीमत उसकी जान भी होती है। दोस्तों, दुनिया के कई देशों ने इस समस्या का समाधान भी निकाला है। ऐसा नहीं है कि समाधान नहीं है। सिंगापुर में स्ट्रीट वेंडिंग पूरी तरह से कंट्रोल्ड है, सिर्फ निर्धारित स्थानों पर ही कारोबार की अनुमति है। जब सिंगापुर में ऐसा हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं? ट्रैफिक सिग्नल पर किसी भी तरह की बिक्री या भिक्षावृत्ति, सख्ती से उस पर प्रतिबंध है सिंगापुर में, लेकिन इसके साथ ही सरकार वहां पर गरीबों के लिए आवास और सामाजिक सहायता की मजबूत व्यवस्था भी बनाकर चलती है। अमेरिका और ब्रिटेन में कई शहरों में भी ट्रैफिक सिग्नल्स पर कारोबार करना या भिक्षावृत्ति की अनुमति नहीं है। पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन साथ ही आश्रय स्थल, पुनर्वास और रोजगार की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाती है। यानी कानून भी चलता है और साथ साथ में मानवीय संवेदनाएं ध्यान में रखकर योजनाएं भी बनाई जाती हैं। ये संतुलन भारत अभी तक क्यों नहीं बना पाया है? सवाल सबसे बड़ा है दोस्तों। समाधान सिर्फ बुलडोजर नहीं है, समाधान सिर्फ अतिक्रमण हटाना भी नहीं है और समाधान केवल मौत के बाद में मुआवजा देना भी नहीं है। जरूरत है हर शहर पहले जाने कि उसके यहां कितने लोग फुटपाथ पर रहते हैं, कितने बच्चे ट्रैफिक सिग्नल पर काम करते हैं और कितने परिवारों के पास में कोई सुरक्षित जगह नहीं है। इसके बाद उन्हें अस्थायी ट्रांजिट शेल्टर दिए जाएं, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। फिर किफायती आवास उनको कैसे मुहैया कराए जाए, उनके रोजगार और उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या काम हो रहा है। इन तमाम बातों पर विभाग की योजनाएं तो कई हैं, अमल कैसे होता है दोस्तों? स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट को कागजों से निकलकर जमीन पर क्यों नहीं उतारा जाता दोस्तों? अगर ये उतारा जाता तो न जो 200 फीट वाला हादसा हुआ वो होता, न जगतपुरा में एक युवती जिस तरह से गर्म खौलते पानी से जल गई ये घटना होती। सम्मान से जीना, सम्मान से रोजगार करना लोगों का हक है, भारत के लोगों का हक है और ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावित न हो
ये भी हमारा हक है। बच्चों को सड़क से निकालकर स्कूल के नहीं पहुंचाया जाता और उनके माता पिता को कौशल विकास और रोजगार की योजनाओं से क्यों नहीं जोड़ा जाता। साथ ही सबको पता है कि सड़क सुरक्षा बहुत संवेदनशील है, तो फिर इसकी सुरक्षा के साथ समझौता कैसे होने दिया जाता है। भारी वाहनों के चालकों की नियमित ट्रैकिंग, स्पीड मॉनिटरिंग, कैमरे, सख्त कार्रवाई उतनी ही जरूरी है जितना कि गरीबों का पुनर्वास, क्योंकि सड़कें जिंदगी बचाने के लिए होती हैं, जिंदगी छीनने के लिए नहीं। आज जयपुर के 200 फीट फुटपाथ पर छोटे छोटे बच्चों के छोटे छोटे खिलौने हमेशा के लिए छूट गए होंगे। शायद कोई गुब्बारा बिना बिके रह गया होगा, शायद किसी माँ की गोद हमेशा के लिए सूनी हो गई, और शायद किसी पिता के हाथ से अपने बच्चों की उंगलियां हमेशा के लिए छूट गई। हम इस हादसे को सिर्फ एक खबर, एक दुर्घटना मानकर भूल जाएंगे तो अगली सुबह किसी और शहर में किसी दूसरे फुटपाथ पर यही कहानी दोहराई जाएगी। दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि हम गरीबी को अपराध की नजर से नहीं बल्कि जिम्मेदारी के भाव से देखें। साथ ही ये समझें कि मजबूरी किसी को कानून तोड़ने का अधिकार नहीं देती, लेकिन कानून लागू करने वालों की भी जिम्मेदारी है कि वे एक बेहतर विकल्प उपलब्ध कराते रहें। दोस्तों, एक सभ्य शहर तो वही होता है जहां सड़कें सुरक्षित हैं, फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए हो, रहने वालों के लिए नहीं, बच्चे स्कूल में हो, ट्रैफिक सिग्नल पर नहीं, और कोई भी परिवार इस डर के साथ ना सोए कि अगली सुबह कोई बेकाबू वाहन उसके पूरे संसार को कुचल देगा। जयपुर के मासूम कभी वापस नहीं आएंगे दोस्तों, लेकिन अगर उनकी मौत हमारी व्यवस्था को जगा दे तो इससे शहरों की सोच में बहुत बड़ा बदलाव होगा। अगर कोई और बच्चा फुटपाथ पर सोने को मजबूर न हो तो शायद उन मासूमों की खामोश विदाई समाज के लिए एक नई दिशा दे सकेगी। वरना इतिहास गवाह है कि हम हादसों पर आंसू बहाते हैं, कुछ दिन बहस करते हैं, सब कुछ फिर भूल जाते हैं। अगला फुटपाथ अगली सुबह किसी नए मातम का इंतजार करती रहती है। सोचिएगा हालात कैसे बदले जाएं। एडिटर्स टेक में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।